हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। सवेरा होते ही अंजलि की बंधी बधाई दिनचर्या शुरू हो गई थी। कई बार उसे लगता था ना कभी सूरज उगना छोड़ेगा और ना कभी उसकी दिनचर्या बदलेगी। वही फ्रेश होकर पति और बेटे का पहले नाश्ता, फिर टिफिन तैयार करना, बीच में माँ जी को बैठाकर चाय पकड़ाना और खुद की ठंडी हो चुकी चाय को एक घूंट में गले से नीचे उतार कर फिर कामों में लग जाना। इन सब में एक सेकंड भी इधर-उधर होना मतलब स्कूल या ऑफिस में से किसी एक को देरी होना। अंजलि ने पराठा सेकने के लिए तवा चढ़ाया ही था कि माँ जी की घंटी बज गई। माँ, अंजलि टिफिन तैयार कर रही है, अभी आती है। विपिन ने मोबाइल पर नजरें गड़ाए हुए चिल्लाकर जवाब दिया। माँ जी की घंटी फिर बजी तो विपिन उठ खड़ा हुआ। अंजलि ने उम्मीद से उसकी ओर ताका, किंतु निराशा ही हाथ लगी। विपिन टिफिन लेकर निकल चुका था। अंजलि झुंझला उठी। हर काम की जिम्मेदारी उसी की क्यों हो समझी जाती है। विपिन भी तो अपनी माँ के पास जाकर पूछ सकते थे कि उन्हें क्या चाहिए, और फिर पूछ ही क्यों सकते थे, पकड़ा भी तो सकते थे। अंजलि को आश्चर्य होता। माँ जी की घंटी की तीव्रता से अंजलि परेशान हो जाती, किंतु विपिन के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। ठंडी चाय का घूंट हलक से नीचे उतार कर अंजलि माँ जी के कमरे की ओर लपकी। ओह, कांपते हाथों से चाय छलककर बिस्तर और कपड़ों पर फैल गई थी। अपराधी सी गठरी बनी बैठी माँ जी को देख अंजलि के दिल में ढेर सारी सहानुभूति उमड़ आई। अरे, आप बोल देती ना कि चाय गिर गई है। माँ जी को संभालते अंजलि अपनी ही अपेक्षा पर शर्मिंदा हो उठी। माँ आजकल बोलते हुए इतना अटकने और हाँफने लगी हैं कि खुद उन दोनों ने ही उन्हें आवाज लगाने की मनाही कर रखी है और समाधान के तौर पर पूजा वाली घंटी उनके पास रखती है। आपने चाय पी भी या सारी गिर गई? सब गिर। माँ जी घबराते हुए बोली। कोई बात नहीं, मैं दूसरी बनाकर लाती हूँ। माँ जी को कांपते हाथों से बिस्तर झाड़ते देख अंजलि ने उन्हें रोक दिया। सुनीता आने वाली है, अभी सब कर देगी। पड़ोस से खटर पटर की तेज आवाजें आने लगी तो अंजलि ने दोनों कानों पर हाथ धर लिए। उफ, एक तो इस रिनोवेशन के मारे नाक में दम है, जाने कब खत्म होगा। बड़बड़ाती अंजलि रसोई में जाकर चाय बनाने लगी। तब तक सुनीता आ गई। उसे देखकर अंजलि के चेहरे पर सुकून बिखर गया। चाय गिरा दी है, जरा संभालना, मैं दूसरी चाय बनाकर ला रही हूँ। अब तू ही पिला देना, उन्हें मत पकड़ाना। खौलती चाय के साथ बीते समय की यादें अंजलि के दिमाग पर दस्तक देने लगी। जब अंजलि इस घर में दुल्हन बनकर आई तब माँ जी कितनी फिट थी। अंजलि के सुनने में आया था कि शादी की सारी तैयारियां उन्होंने अकेले ही कर ली थी। पूरे घर की व्यवस्था उन्होंने इतनी चुस्ती फुर्ती से संभाल रखी थी कि अंजलि देखकर दंग रह जाती थी। कामकाजी बहू से उन्हें कोई परेशानी नहीं थी। बेटे विपिन की तरह वे उसके लिए भी नाश्ता टिफिन सब तैयार करके देती थी। अंजलि को संकोच होता तो वो उसे प्यार करने लगती। मुझे सास नहीं, अपनी माँ समझा कर। मुझे अच्छा लगेगा यदि तू अधिकार से मुझसे कुछ मांगेगी या कहेगी। विपिन तो घर के प्रति पहले ही लापरवाह था। अब अंजलि ने उसके कपड़े मोजे आदि निकालने की जिम्मेदारी भी संभाल रखी थी, इसलिए और लापरवाह हो गया था। माँ जी शिकायत भी करती और बेटे बहू का प्यार देखकर खुश भी हो जाते। उनकी खुशी तब दोगुनी हो गई जब अंजलि के पांव भारी हुए। अंजलि तो आखिरी महीने तक ऑफिस जाना चाहती थी, लेकिन डॉक्टर ने सीरियस केस बताते हुए बेड रेस्ट की सलाह दी तो सारे घर वाले परेशान हो उठे। बेटी, नौकरी जरूरी नहीं है, अपने स्वास्थ्य की फिक्र कर, मैं संभाल लूंगी सब, माँ जी ने हौसला दिया था। शुरू में मेडिकल, फिर बिना वेतन और अंततः अंजलि को बेमन से नौकरी छोड़ने का निर्णय लेना पड़ा। प्राइवेट नौकरी तो घर की खेती होती है, जब तू करने लायक हो दूसरी कर लेना, क्यों चिंता करती है। इस अवस्था में तेरा खुश रहना और चिंता मुक्त रहना ज्यादा जरूरी है। माँ जी की दिलासा और हौसला अफजाई से अंजलि को तब बहुत सहारा मिलता था। यह शायद माँ जी की अतिशय देख रेख ही थी कि इतने जटिल केस के बावजूद अंजलि सामान्य प्रसव से जय को जन्म दे पाई थी। अभी सब भरपूर खुशियाँ भी न मना पाए थे कि डॉक्टर ने अगली चेतावनी दे दी। डॉक्टर के अनुसार बच्चा बहुत कमजोर था
और उसे भरपूर देखरेख की आवश्यकता थी। माँ जी ने एक बार फिर कमर कस ली थी। उनकी हिम्मत देख अंजलि और विपिन को भी जोश आ गया था। जय के 2 साल का होते होते डॉक्टर ने उसे भी हरी झंडी दिखा दी थी। अंजलि ने फिर से नौकरी शुरू करने का मन बनाना शुरू ही किया था कि स्वास्थ्य हंसमुख माँ जी को अचानक ब्रेन स्ट्रोक हो गया। पूरा परिवार हिल गया था। यदि नींव ही डगमगा जाए तो इमारत भला कैसे खड़ी रह सकती है। समय रहते माँ जी को चिकित्सा उपलब्ध हो जाने से जान तो बच गई, पर शरीर की सारी ऊर्जा निचुड़ सी गई थी। बिना किसी सहारे के उठना बैठना भी उनके लिए दूभर हो गया था। हाथ पांव कमजोरी के कारण कांपते रहते। मुंह से कोई शब्द निकालने में इतना प्रयास करना पड़ता था कि शरीर पस्त हो जाता था। इसके बाद भी निकले टूटे फूटे शब्दों को जोड़कर समझने में सामने वाले को भारी मशक्कत करनी पड़ती थी। हर वक्त माँ जी के पास बने रहना संभव नहीं था, इसलिए पूजा की घंटी उनके पास रख दी गई। जय का नर्सरी में एडमिशन हो जाने से अंजलि का कार्यभार कुछ हल्का हुआ था, पर माँ जी के बिस्तर से लग जाने से उसे कुछ सूझना ही बंद हो गया था। सवेरे उन्हें तैयार करने और एक बार खिला पिला देने के लिए सुनीता नर्स रखी थी, तो अंजलि की थोड़ी सांस में सांस आई, पर फिर भी दिन भर उन्हें संभालते संभालते वह थक जाती थी। कभी माँ जी के हाथ से खाते हुए चम्मच छिटक जाता, कभी पानी का गिलास खा ले, कभी बाथरूम जाने की हरारत, कभी ठंड तो कभी पसीना। अंजलि को लगता घंटी आ जाने से माँ जी की अपेक्षाएं बढ़ गई हैं। घंटी उनके लिए भले ही राहत लेकर आई हो, अंजलि के लिए तो सिरदर्द बन गई थी। सोते जागते उसके कानों में घंटी की आवाज़ ही गूंजती रहती थी। जरा सा अनसुना करने पर घंटी की आवाज़ तीव्र हो जाती थी और अंजलि के पहुंचते तक बजती ही रहती थी। झुंझलाहट से भरी अंजलि सोचने पर मजबूर हो जाती कि इतना मरियल शरीर, जो कि करवट भी स्वयं नहीं ले पाता, एकाएक इतनी जोर से घंटी बजाने की ताकत कहाँ से जुटा लेता है। हालांकि यह झुंझलाहट कुछ पलों की होती थी। माँ जी के पास पहुंचकर उनकी ज़रूरत जानकर यह सहानुभूति में तब्दील हो जाती थी। एक बार तो माँ जी को फिर से हल्का स्ट्रोक आया हुआ था। डॉक्टर ने ऐसी इमरजेंसी के लिए एक टैबलेट दे रखी थी, जो तुरंत उनके मुंह में रख देनी होती थी। माँ जी को अब ऐसे किसी खतरे का पूर्वाभास हो जाता था और वो तुरंत घंटी बजाकर अंजलि को बुला लेती थी। इतनी सेवा के बाद भी माँ जी की स्थिति में कोई सुधार नहीं हो रहा था, बल्कि स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन गिरता ही जा रहा था। इसके साथ ही तबीयत पूछने आने वाले रिश्तेदारों के घर में आवाजाही बढ़ती जा रही थी। दूर दराज से माँ जी के भाई बहन भतीजे भांजियाँ आते तो स्वाभाविक रूप से घर पर ही रुकते। अंजलि का कार्यभार दुगना तिगुना चौगुना तक हो जाता, पर स्थिति की नजाकत समझते हुए वह सब कार्यभार संभाले हुए थी। आज तड़के ही भोपाल वाले मामा मामी जी को नाश्ता करवाकर साथ खाना बांधकर रवाना करने के बाद अंजलि को थकान के मारे चक्कर सा आने लगा था। आज सर्दी भी कड़ाके की थी। विपिन और जय का टिफिन तैयार कर वह फिर से रजाई में दुबक गई। अत्यंत गहरी नींद में उसे माँ जी की घंटी बजने का आभास हुआ तो वह रजाई में और अंदर सरक गई। अजीब है, वह भी सपने में भी उसके कानों में घंटी बजती रहती है। लगभग 2 घंटे की गहरी नींद लेकर अंजलि उठी तो काफ़ी फ्रेश महसूस कर रही थी। खिड़की से छन छन कर आती धूप बेहद भली लग रही थी। एक भरपूर अंगड़ाई लेकर अंजलि ने बिस्तर छोड़ा। विपिन और जय जाग चुके थे, पर पूरा घर बिखरा पड़ा था। लेकिन नींद पूरी हो चुकने के कारण आज अंजलि को झुंझलाहट नहीं हुई। मैले कपड़े मशीन में डालकर जाते वक्त उसने माँ जी के कमरे में झांका। ओढ़ी हुई रजाई में कोई हलचल न देख उसने राहत की सांस ली। आज तो माँ जी भी भाई भाभी को रवाना कर तन कर सोई लगती हैं। चलो सोने दो, चाय बना कर ही उठाऊंगी, तब तक सारा काम समेट लेती हूँ। रसोई समेटी तब तक कपड़े धुल गए थे। उन्हें फैलाकर अंजलि नहाने घुस गई। कमाल है, माँ जी आज अभी तक सो रही हैं। हमेशा तो अब तक घंटी बजा ही देती थी। चाय चढ़ाती अंजलि ने सोचा, अब तो सुनीता भी आने वाली है, चलो उसके लिए भी चाय बना देती हूँ। अंजलि ने चाय में पानी डाला ही था कि सुनीता आ गई। तुम्हें ही याद कर रही थी, फटाफट माँ जी को तैयार कर दो, तब तक चाय तैयार हो जाती है। दरवाजा बंद कर अंजलि प्लेट में रस्क निकाल रही थी कि सुनीता की हड़बड़ाहट भरी पुकार ने उसे चौंका दिया।
सुनीता ने नींद में ही माँ जी के गुजर जाने की सूचना दी तो अंजलि स्तब्ध खड़ी रह गई। पर अभी तड़के मामा मामी जी रवाना हुए, तब तो उन्होंने उनसे बात की थी, फिर वापस सो गई थी। भूत बनी अंजलि को कब सुनीता ने बैठाया, विपिन को फोन कर बुलाया। अंजलि को कुछ भी याद नहीं था। सारे रिश्तेदार इकट्ठा हुए, दाह संस्कार हुआ। अंजलि कठपुतली की तरह रिश्तेदारों के कहे अनुसार सब करती रही। रिश्तेदार उसे ढाढ़स बंधाते रहे। तुमने तो बहुत सेवा की उनकी, तुम्हारी वजह से ही इतने दिन और जी ली, वरना तो शरीर में शेष ही क्या रह गया था। उत्तर में अंजलि खोई खोई से उन्हें ताकती रहती। वह किससे कहे कि अपराध बोध का एक कांटा उसके सीने में गहरे तक धंस गया था, जो उसे न चैन से सोने देता था न उठने देता था। क्या उस दिन गहरी नींद में उसने सचमुच माँ जी की घंटी की आवाज़ सुनी थी, या वह एकमात्र सपना था? यदि माँ जी ने सचमुच घंटी बजाई होती और उसने अनसुना किया होता, तो माँ जी और जोर जोर से तब तक घंटी बजाती रहती जब तक कि वह रजाई छोड़कर उठ न जाती। अंजलि के अंतरात्मा ने तर्क किया, हाँ तो उन्होंने बजाई थी, खूब जोर जोर से बजाई थी। तुम ही घोड़े बेचकर सो रही थी, उन्हें स्ट्रोक आया और सब खत्म। अंदर से दूसरी आवाज ने प्रतिकार किया, नहीं। अंजलि अकेले में जोर से चिल्ला उठी। आसपास देखा कोई भी न था। आज सवेरे ही तो अंतिम रिश्तेदार कानपुर वाली मौसी रवाना हुई थी। जय को स्कूल छोड़कर आज से विपिन ने भी ऑफिस ज्वाइन कर लिया। वह घर में अकेली रहती थी, अकेली। जिंदगी में पहली बार माँ जी भी नहीं थी। अंजलि की सहमी सी निगाहें माँ जी के कमरे की ओर उठ गई। यह क्या? उसके कानों में अचानक माँ जी की घंटी की आवाज़ कैसे गूंजने लगी। ओफ, मैं पागल हो जाऊंगी। अंजलि ने दोनों कानों पर हाथ धर दिए, पर घंटी की आवाज़ आती रही। वह फिर सपना देख रही है, वह भी जागती आंखों से। अंजलि ने खुद को चीटी काटी। नहीं, यह सपना नहीं है तो फिर क्या? माँ जी की भटकती आत्मा घंटी बजा रही है। वह से अंजलि के रोंगटे खड़े हो गए। इतनी ठंड में भी वह पसीने से नहा गई। अरे, यह आवाज़ तो दीवार के उस ओर से आ रही है। आवाज़ की दिशा में अंजलि के कदम अपने फ्लैट से निकलकर पड़ोस के फ्लैट की ओर बढ़ गए थे। वह तो भूल ही गई थी कि विपिन ने 2 दिन पहले ही उसे बताया था कि पड़ोस वाले फ्लैट में रिनोवेशन पूरा करवा कर नए पड़ोसी शिफ्ट हो गए हैं। अंजलि जाकर उनसे मिल आई कि उन्हें कुछ चाहिए तो नहीं। दरवाज़ा अंजलि की ही हमउम्र संध्या ने खोला। अंजलि के परिचय देने पर वह उसे सम्मान से अंदर ले गई। संवेदना व्यक्त करने आना तो हमें था, पर घर व्यवस्थित करने में इतने उलझे रहे। अंजलि का ध्यान अंदर से आती घंटी की आवाज़ पर लगा। देख, वह बोल उठी, मेरी सास पूजा कर रही हैं। तब तक माँ जी की ही उम्र की कद-काठी की महिला धूप लेकर बाहर आ गई। अंजलि ने धूप लेकर उनके चरण स्पर्श किए तो संध्या ने अंजलि का परिचय दिया। ओह, कब से संध्या को आपके यहाँ चलने का बोल रही हूँ, पर वह बेचारी करे भी तो क्या। पूरा घर फैला हुआ है। बहुत दुख हुआ आपकी माँ जी का सुनकर। सुना है बहुत प्यार था आप दोनों में। मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ। दुखी मत होइए। बड़े बुजुर्ग चाहे साथ रहें या दूर रहें, या बहुत दूर चले जाएं, उनका आशीर्वाद अपने बच्चों पर हमेशा बना रहता है, वह भी बिना किसी गिले शिकवे के। अंजलि अपलक उन्हें देखे जा रही थी। लग रहा था माँ जी ही उसे अपराध बोध से उबारने के लिए सामने आ खड़ी हुई हैं। उसकी आंखें डबडबा आई थी। संध्या के साथ शायद अंजलि के मन की स्थिति भाप गई थी। उन्होंने अपना हाथ अंजलि के सिर पर रखते हुए उसे अपने पास खींच लिया। तुम मुझ में उनका प्रतिरूप देख सकती हो बेटी। अंजलि अब स्वयं को रोक ना सकी। उनके गले लगकर वह फूट फूट कर रो पड़ी। बहते आंसुओं के साथ मन में घर कर गया अपराध बोध भी बहता चला गया। दोस्तों, अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि कैसी लगी हमारी कहानी।